संस्कृत व्याकरण का लेसन फर्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, जिस तरह से हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए हिंदी के लिए और इंग्लिश के लिए ग्रामर पढ़ते हैं ना जी, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, उसी तरह से संस्कृत भाषा के लिए हमें कौन से ग्रामर को पढ़ना पड़ता है? संस्कृत व्याकरण। सभी विषयों में मैथ से भी अगर कहा जाए कि कठिन विषय है, जटिल विषय है, तो वह है हमारा संस्कृत। इसको कोई पढ़ना नहीं चाहता है, आ रहा समझ में। और दूसरी बात ये होता है कि बिहार में संस्कृत का वैल्यू पहले जैसे नहीं रहा, लेकिन अब सरकार ने इसको क्या कर दिया है, अब इंटरमीडिएट तक आपको अध्ययन करना होगा, इसलिए हमें संस्कृत को भी अब अच्छा से करना होगा। तो संस्कृत में हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वह होगा वर्ण। क्या होगा जी? वर्ण। वर्ण का मतलब होता है, हम लोग भाषा बोलते हैं, पढ़ाई जो भी करते हैं, उस भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। यानी जैसे क, ख, ग, अ, आ, ई, ये सब क्या होता है? इन्हीं से न मिल के पूरा हमारा क्या बना है जी? वाक्य बन सकता है। कोई भी चीज़ आपको लिखना होगा तो क, ख, ग से हम य, ल तक लिखेंगे, या अ से अ तक लिखेंगे। उतने ही में से हम लोग कोई भी चीज़ों को लिख पाएंगे जी और पढ़ पाएंगे। तो वर्ण का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। यानी अक्षर भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब हम कहते हैं कि इसमें अक्षर कौन सा है, तो इसमें अक्षर क्या है? भ है। एक अक्षर क्या है? स है। एक अक्षर क्या है? क है। इसे मात्रा पूछा जाता है तो क्या है जी? दीर्घ है। हर शिकार दीर्घकार होता है। तुम लोग कहता है बड़ी, छोटी, छोटा हो, बड़ा हो, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं संस्कृत भाषा में? हर्षकार और दीर्घकार। मतलब हर्ष मतलब छोटी की मात्रा होता है और दीर्घ का मतलब क्या होता है जी? बड़ी का मात्रा होता है। अब मान लीजिए कि इसमें कहता है कि वर्ण क्या है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा हम लोग पढ़ते हैं उसके जो सबसे छोटा इकाई है उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? वर्ण कहते हैं। तो जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई में जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? क, ख, म, य, अ इत्यादि। ठीक है। इत्यादि का मतलब होता है कि इसमें और भी मान क्या हो सकते हैं जी? आ सकते हैं। भाषा में किसी को दिक्कत, जो हम लोग भाषा बोलते हैं उसके सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेडिंग, वर्ण के प्रकार। किसके प्रकार जी? वर्ण के प्रकार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यही अगर हिंदी व्याकरण रहता तो वर्ण एक और बढ़ जाता है जिसका नाम रहता है विसर्ग वर्ण। आज समझ में, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और एक विसर्ग वर्ण होता है। तो अभी हम लोग इसमें मुख्य रूप से वर्ण कितने प्रकार के पढ़ेंगे? दो प्रकार के। पहला हमारा हो जाएगा कौन सी? स्वर वर्ण हो जाता है और दूसरा हमारा क्या हो जाता है? व्यंजन वर्ण हो जाता है। तो आपको मालूम होगा, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण पढ़ा होगा, छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि स्वर वर्ण का मतलब होता है जिस वर्ण का उच्चारण, अभी यहाँ पे स्वर मतलब बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता से कोई भी क्या किया जाता है? उच्चारण किया जाता है। तो अगर हम लोग डिफिनीशन यहाँ पे लिखना चाहेंगे 1 नंबर का स्वर वर्ण का, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की
सहायता से होती है। स्वर वर्ण कहलाता है। जैसे देखिए हमने क्या डेफिनेशन लिया कि जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, यानी दूसरे वर्ण की सहायता उसमें नहीं लेनी है, यानी बिना लग गया मतलब दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, यानी बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होती है, क्या कहलाता है जी? स्वर वर्ण कहलाता है। स्वर वर्ण में क्या आएगा अपना शर्मा? यानी टोटल स्वर वर्ण मिला करके हमको कितना होता है जी? देखिए 13 होता है संस्कृत में। अ, आ, ई, उ, समझ में। उसके बाद से री, उसके बाद से बड़ा री होता है अभी उसके बाद से लरी, उसके बाद से उसके बाद से है, उसके बाद से वो, और उसके बाद से क्या हो जाएगा? और यानी ये टोटल मिला के हमारा क्या हो गया जी? स्वर वर्ण हो गया। क्या हो गया? बैठिए, कहता है कि जिसमें किसी, आप बोलिए अ को उच्चारण में किसी वर्ण की सहायता ली गई है? नहीं ली गई है। आप देखिए यहाँ पे स्वर वर्ण जो होंगे उनकी टोटल संख्या काउंट कर लेते हैं, क्योंकि फिक्स होता है। आर समझ में? हिंदी व्याकरण में नहीं, ये संस्कृत व्याकरण में ये इतना चीज आता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में इतना नहीं होता है। उसमें वर्णों की संख्या 11 होगी। आर समझ में? तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी टोटल स्वर वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 13। कौन कौन सा? और आ, ई, उ, री, लृ। एक नया में टॉपिक आया ना जी क्या कभी आपने लृ शब्द का उच्चारण जो है वर्ण में किए हैं? नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि आप संस्कृत ग्रामर पढ़े ही नहीं है, संस्कृत का अध्ययन अच्छा से किए ही नहीं है। ये लृ कभी भी उसमें शामिल नहीं होगा। ये लृ भी एक शब्द होता है जो संस्कृत व्याकरण में वर्ण में शामिल किया जाता है, और वो भी किसमें होता है जी? स्वर वर्ण में। क्योंकि देखिए ल जो है वह व्यंजन वर्ण का शब्द है, बट इसमें री की मात्रा लगा देने से ये लृ बन गया है, इसलिए किस वर्ण में आ जाता है? स्वर वर्ण में। ये है वो, आप जानते ही हो। अंग और अ इसमें नहीं होता है। आसमान बहुत बच्चा अ या लिख देगा, कहेगा कि स्वर वर्ण है। अ या स्वर वर्ण नहीं होता है। आपको स्वर वर्ण जितने हैं उतने को यहाँ पे लिख दिया गया है। तो नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं जी? स्वर वर्णों की संख्या 13 होती है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए हमने लिखवा दिया। जब ऑब्जेक्टिव इसका पढ़ेंगे ना ग्रामर का, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें एक एक चीज को उसमें आपको पूछा जाता है। पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, अब उसे परिभाषा थोड़ी ना पूछेगा कि वर्ण का परिभाषा लिखिए। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं लिख देना है। तब पूछेगा कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो दूसरा हम लोगों का आता है कौन सा वर्ण जी? व्यंजन वर्ण। कौन सा वर्ण आता है? व्यंजन वर्ण। कमिंग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या? जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे व्यंजन वर्ण कहा जाता है। यानी व्यंजन वर्ण जो है बिना किसी स्वर वर्ण की सहायता से संभव नहीं है। आ रहा समझ में? यानी जैसे में मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कौन सी? प। क्या लिख दिया जी? प।
अब क बोल रहे हैं तो उसमें देखिए ओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो उसको उच्चारण में आप क ख ग घ से लेकर के स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है सुजीत? स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? आपका दूसरा कोई सुजीत है? सत्यनारायण में प्रसादी खाने के लिए आया, काथा खत्म हो जाएगा बांट देंगे। संस्कृति में ना पूजा होता है, तो यहाँ पे पूजा थोड़ी ना हम करा रहे हैं। कौन बताएगा व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है, लेकिन हम लोग पूरा जो होता है और व्यंजन जो होता है कितना पढ़े जानते होंगे? 36। बट उसमें से 3 जो होता है छत्र ज्ञ, उसको व्यंजन हम लोग नहीं कहते हैं। आ रहा समझ में? संस्कृत में इस पर भी ध्यान दीजिएगा, बैठिए। यानी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? छत्र ज्ञ में हम लोग स्वर वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इसलिए वह व्यंजन वर्ण नहीं हुआ। अगर उसमें भी स्वर वर्ण की सहायता ली जाती तो वो भी क्या कहलाता जी? व्यंजन वर्ण कहलाता। जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं? क च म त, आ समझ में, इत्यादि कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। एकदम अनिवार्य है ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ग्रामर जो है अब ऑब्जेक्टिव पर डिपेंड हो गया। बट अब ये मत समझिए कि ग्रामर के एग्जाम देने जा रहे हैं परीक्षा में तो वहाँ पे आपको डिफिनीशन पूछा जाएगा। डिफिनीशन पर कम ध्यान दीजिए, आपको बस प्रकार पर ध्यान दीजिए, कितना संख्या होता है, क्या प्रकार होता है, इस पर ध्यान देंगे तभी आपका मार्क्स विशेष बनेगा। क्लास 10th में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने एग्जाम पेपर देखा हो, पिछले साल का जो परीक्षा हुआ हो उसका पेपर देखा हो, उसमें कितने ऑब्जेक्टिव के प्रश्न दिए गए थे और उसमें कितने ग्रामर के प्रश्न दिए गए थे? आपका 100 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका 65 नंबर जो होता है ना वह ग्रामर से दिए जाते हैं और 35 नंबर किससे दिए जाते हैं? बुक से दिए जाते हैं। और देखिए यही सब ग्रामर जो है थोड़ा थोड़ा सा समझेंगे तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी हमने इसमें कितने प्रश्नों को कर चुका है, अभी देख लीजिए। प्रश्न इसमें 2 हो गया। अभी पूछेगा कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछने वाला है। डिफिनीशन आप पूछेगा कि कौन कौन है, उसका नाम देखिए। ये सब अब चला गया, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया। अब यहाँ पे हमने लिखा दिया कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और ये भी दे सकता है कि ये कौन सा वर्ण है, तो कौन सा वर्ण में या तो इजी होता है तो एग्जाम में थोड़ी ना देगा एग्जामिनर। अब देखिए जैसे यहाँ पे बड़ा री हो गया और बड़ा री हो गया। ये री जो है छोटा है और इसमें जब ये मात्रा लगा दिए तो बड़ा री कहलाता है। इसका प्रयोग कभी आप लोगों ने नहीं किया होगा, बट संस्कृत में जैसे जैसे हम लोग आएंगे संधि विच्छेद वाले में, वहाँ पे हम लोगों को इस शब्द का क्या करना होगा जी? प्रयोग करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? सभी वर्णों को एक एक करके लिखेंगे और उनका हम लोग क्या क्या नाम देते हैं उसका नाम। देखिए यहाँ पे हमने लिखा क ख ग घ और अंग। एक को हम लोग क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? क वर्ग। अब इसी वर्ग के आधार पर आपको उच्चारण स्थान भी पढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि उच्चारण स्थान का क क्वेश्चन आता है? 3 गो आता है। उच्चारण स्थान कहेगा कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, म का उच्चारण स्थान क्या है। तो मुंह के जिस अंग से जो शब्द का उच्चारण किया जाता है, बोला जाता है, वही उसका क्या कहलाता है जी? उच्चारण स्थान कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए क ख ग घ अंग को हम लोग क्या कहते हैं? क वर्ग कहेंगे। उसके बाद से च छ ज झ और इय, इसको हम लोग क्या कहेंगे? च वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? च वर्ग कहेंगे। उसके बाद से ट ठ ड ढ और अड़, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट वर्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? उसके बाद से हमारा हो गया त थ द ध और न, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट वर्ग कहेंगे। उसके बाद से हो जाता है हमारा प
ह ब ह म, इसको हम लोग क्या कहते हैं? क वर्ग कहते हैं। यहाँ तक तो आसान है, समझ लेना है कि कौन सा क वर्ग है, च वर्ग है, क ख ग होगा तो क वर्ग कहेंगे, च छ को च वर्ग कहेंगे। बट यहाँ से आपको जो अलग चीजें मिलती है वह थोड़ा समझना मुश्किल है। य र ल और व, इतना ही टर्म होता है। ये दलावे स इसमें जो होता है सो शामिल नहीं रहता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण है। कौन सा वर्ण है जी? अब बहुत बच्चा क्या करता है, य र ल व दलावियों से में जोड़ देता है, बट ये दलावे से इसमें नहीं आता है। और फिर आगे कौन सा टर्म आ जाएगा जी? दलावे स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये जो बड़ा सा वर्ण होता है तो इसको ऊष्म वर्ण कहते हैं। इसको बोलने पर शरीर में गर्माहट होती है, जैसे स स स ह, बोलने पर शरीर में क्या हो रही है? गर्माहट होती है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं जी? ऊष्म वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने क्या देखा? काउंट कर लीजिए कि 33 है कि नहीं है। 5 5 10 5 15 5 20 5 25 5 और 4 29 और 29 4 कितना हो गया? 33। कितने हो गए आपका वर्ण? व्यंजन वर्णों की संख्या जो हमने 33 लिखा था ये पूरा हो गया ना जी। अब इसी 33 से हम लोगों को व्यंजन वर्ण का पूरा अध्ययन करना है। आ रहा समझ में? तो अभी आपने देख लिया कि अभी हम लोगों ने वर्ण टॉपिक को समाप्त किया, बस अभी वर्ण टॉपिक समाप्त हुआ नहीं है। अब इसमें किस वर्ण को देखिए, यहाँ से क वर्ग से लेकर के यहाँ तक का जो वर्ण होता है ना, इसका नाम होता है कौन वर्ण जी? स्पर्श वर्ण है। क्या है? स्पर्श वर्ण है। ये कंफर्म है कि इसको स्पर्श मतलब जेंगा है वैसे ही इसको बोलना पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण। अगर ये पूछा जाता है कि स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है, बुलियाने के लिए एग्जामिनर कुछ दे सकता है। आप बताइए अंशु गुप्ता, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है? स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है सुमन? 33 है। देखो ये लड़की बहुत तेज है, ये आगे चल के एक दिन क्या बनेगी? डॉक्टर बनेगी। ताली बजाइए। अभी यहाँ पे इसको पढ़ा रहे हैं कि स्पर्श वर्ण की संख्या क से लेके कहाँ तक होता है? म तक होता है। 33 है? नहीं है। ये कितना है? 25 है। स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। कहाँ से बनेगी? ताली तो बज गया। बैठो, खड़ा हो जाओ। दांत दिखाने के लिए आइए। ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी होती है? कौन कौन सा? दलावे से मूर्धन्य स हो गया, इसको दंत स बोलते हैं। दंती स, दंत स, और ये क्या हो गया? हाँ। बैठिए। तो अभी हम लोगों ने कौन सा टॉपिक को पूरा किया है? वर्ण। क्या अभी सिर्फ हम लोगों ने खत्म हुआ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं दिया जाता है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। और स्वर व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। व्यंजन वर्ण में स्पर्श वर्ण कहाँ से कहाँ तक होता है? क से लेकर म तक को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। य र ल व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहेंगे। दलावे से मूर्धन्य से दंत से ह को क्या कहेंगे? तो इतना पहले लिख लीजिए, फिर आगे हम लोग कर रहे हैं। छोटा छोटा डेफिनेशन है जिसको हम लोग पूरा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे स्पर्श वर्ण क्या लिखेंगे? स्पर्श वर्ण। तो स्पर्श वर्ण किसको कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे क से लेकर म तक के वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है।
यानी क से लेकर म तक स्पर्श वर्ण कहेंगे तो स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 25। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है जी? 25 होती है। अब हम लोगों को करना है वह कौन सा टॉपिक करना है? दूसरा अंतःयस्त वर्ण। क्या करेंगे? अंतःयस्त वर्ण। अंतःयस्त वर्ण क्या कहेंगे? य, र, ल तथा व को अंतःयस्त वर्ण कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। अंतःयस्त वर्ण की संख्या, क्योंकि स्पष्ट उसका नाम लिख दिया गया ना जी। य, र, ल तथा व को हम लोग क्या कहेंगे? अंतःयस्त वर्ण कहेंगे। उसके बाद से क्या है? ऊष्म वर्ण। क्या है जी? ऊष्म वर्ण। तो ऊष्म वर्ण में अभी डिफिनेशन लिखवाया है ना जी। दलावे स, मूर्धन्य स, दंश स तथा ह को ऊष्म वर्ण कहा जाता है। ये ऊष्म वर्ण है जिसकी संख्या कितनी है? 4 है। दलावे स, मूर्धन्य स, दंश और ह। तो 4 4 8 और 25 कितना हो गया? 33। ये हमारा हो गया। स्पर्श वर्ण की संख्या कितनी होती है? 25। और अंतःस्थ वर्ण की संख्या 4 और ऊष्म वर्ण की संख्या 4। अब हम लोगों को पढ़ना है अगला टॉपिक, वह है ह्रस्व वर्ण। कौन बताएगा ह्रस्व वर्ण किसको कहेंगे? जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व। यानी जिसको बोलने में कम समय लगता है। अब हमको कैसे मालूम है कि सीता जौन है तो बड़ी इसे लिखा जाएगा, सीता छोटी इसे भी तो लिख सकते हैं। पर सही कौन है? ये सही और ये क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सीता बोलने में स पर जोर देना पड़ रहा है, अधिक समय लग रहा है। सीता आ समझ में, तो इसलिए उसमें क्या होगा? दीर्घकार होगा, दीर्घ वर्ण होगा। और जिसको बोलने में कम समय लगता है उसमें कौन सा वर्ण होता है? ह्रस्व वर्ण होता है। तो सीता में संस्कृत में देखिए छोटी या बड़ी के मात्रा पर उसका अर्थ क्या हो जाता है जी? बदल जाता है। सीता मन नाम हो गए रामायण के। रामायण में जो सीता जी रहे, रावण हरण किया था। और ये सीता जी जो है ना, ये है चीनी। ये सीता का मतलब क्या होता है? चीनी। तो जब मात्रा बदलने से उसका अर्थ क्या हो गया जी? बदल गया। तो हम लोग को संस्कृत में विशेषकर किस पर ध्यान देना होता है? मात्रा पे। तो ह्रस्व वर्ण को क्या लिखेंगे? यानी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व वर्ण कहा जाता है। ठीक है। जैसे में हम लोग लिख लेंगे ओ, ई, उ, री, ए, ली। देखिए भाई, अब बढ़िया कर देंगे, बैठ के पढ़ते रह जाएगा। कह रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ह्रस्व वर्ण कहते हैं। ह्रस्व वर्ण कभी भी क ख ग घ में नहीं आता है। आ रहा समझ में? कभी भी स्वर वर्ण में ही आएगा। आ रहा समझ में? तो देखिए अ जो हुआ इसको बोलने में कम समय लगा कि नहीं लगा? आ में अधिक समय लगा। अब यहाँ पे ई, वही के बाद बड़ी स्वर में बोलना होगा तो ई। आ रहा समझ में?
तो जो बड़ा होता है उसको बोलने में समय भी अधिक लगाना चाहिए। तो तुम लोग क्या कहते हैं, ओ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री बड़ा री ए बड़ा ए, इस तरह से पढ़ते हैं ना जी। तो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, बड़ा छोटा बढ़ाना छोट थोड़ी ना है, लंबा में थोड़ी ना है। वह क्या है, उसको बोलने पर जोर लगा देंगे और उसी पर वह क्या हो जाएगा जी, फाइनली हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे कहता है कि आ छोटी, तो अब इसको छोटी ना कहेंगे, ओ ई ऊ री ए ली, ये सब क्या है, हर्ष स्वर है। अब इसके बाद से कौन सा स्वर आ जाएगा, दीर्घ स्वर। क्या आ जाएगा जी, दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेफिनेशन, जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहा जाता है। समझ में, खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ, दोनों खड़ा हो जाओ, खड़ा रहो। उसको क्या कहा जाता है जी, दीर्घ स्वर कहा जाता है। जैसे में जिसको बोलने में अधिक समय लगता है और स्वर में आता हो, आ समझ में, तो क्या क्या हो जाएगा हमारा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, री। री वो यहाँ पर भी है तो छोटा री है, उसमें आपको स्वर व्यंजन में लिखवाया था ना जी। तो ये री हो जाएगा, उसके बाद से ए, उसके बाद से क्या हो जाएगा, ओ। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया जी, दीर्घ स्वर हो गया, यानी इन सबको बोलने में क्या लगता है, अधिक समय लगता है। लेकिन एक और चीज आती है, हम कहते रे इधर आ, कहाँ जा रहा है, ये और ही जोर से बोल रहे हैं, उसको बोलने में हमें क्या लग रहा है, और अधिक समय लगता है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं फ्लूत स्वर। क्या नाम देते हैं जी, फ्लूत स्वर। यानी जिसको बोलने में खूब लम्हर समय लगे, हे राम जी इधर आओ, हे सीते। जंगल में जब सीता जी भुला गई थी तो राम जी कैसे चिल्ला रहे थे, सीते, पूरा जंगल में आवाज उनका गूंज रहा था। आ समझ में। और लक्ष्मण जी क्या चिल्ला रहे थे, भाभी, पूरा जंगल में भाभी आवाज सुना रहा था, और कोई तो था नहीं। दो ये लोग क्या थे, क्षत्रिय लोग, तीर धनुष लेकर के सीता जी को खोज रहे थे। तो वो लोग लंबे समय तक बोल रहे थे ना, उच्चारण उसमें लंबा हो रहा था ना जी। अब ऐसा बोलिए के कर रहा था, हर आवाज जौन बा गेट के बहरी ना जाओ, तो गूंजे गए आवाज। जंगल में भी जा करके कोई एक बार बोलता है तो आवाजें टकरा करके परावर्तित ध्वनि के कारण क्या होती है जी, कई बार उसको क्या करता है, रिपीटेड करता है। उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो ध्वनि एक बार जा करके टकरा जाए, परावर्तित ध्वनि का नाम हम लोग उसको जानते हैं। कुआं में जाके एक बार हेलो बोलते हैं तो कई बार आवाजों का हमारा क्या करता है जी, रिपीटेड करता है ना जी। तो उसको हम लोग कहते हैं बहुलिक परावर्तित ध्वनि। वो कई बार ध्वनियों को क्या करता है, माइक में बोलते हैं हेलो, तो कई बार हेलो 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 बोलते जाए। आ समझ में। तो फ्लूत स्वर किसको कहेंगे, बैठो शोर मत करो। तो यहाँ पे लिखेंगे, जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है या किसी को पुकारने के लिए अधिक जोर से बोलना पड़ता है, उसे फ्लूत स्वर कहा जाता है।
जैसे में क्या हो जाएगा, हे राम हे सीते। आ समझ में? तो ये क्या हुआ, इसको बोलने में हमें क्या लगा जी, अधिक समय लगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा वर्ण संबंधी, लेसन 1 संबंधी जितनी भी चीजें हैं, छोटा से लेके बड़ा है, सबको हमने कर दिया है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा कि उसमें वर्ण की संख्या कितनी है तो 4 है, और हर्ष वर्ण की संख्या कितनी है तो 1 2 3 4 5 क्या है, 6 है। देव स्वर की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। आ रहा समझ में? तो अब इसी तरह से प्लुत स्वर मतलब पूछेगा, ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि कौन सा प्लुत स्वर है, तो जिसमें अधिक शब्द लगा के, जैसे हे राम, तो यहाँ पे हम लोग रे भी लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? रे राम, रे का मतलब होता है संस्कृत में हो। आ रहा समझ में? रे मतलब क्या होता है, हो। रे शुद्ध शब्द है, लेकिन यहाँ पे बोलने पर लोग क्या कहते हैं, ध्यान, फलानवा का रे कह रहा है, रे माने क्या होता है, हो। आ रहा समझ में? रे मतलब क्या होता है, हो। रे संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब क्या होता है, हो होता है। तो आगे हम लोग का पहला लेसन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग लेसन नेक्स्ट में जो है, नेक्स्ट लेसन को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वर्ण विचार यानी संधि प्रकरण पढ़ना है। संधि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। संधि कितने नंबर का एग्जाम में दिया जाता है, संधि 7 नंबर का दिया जाता है एग्जाम में। सबसे अधिक ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 7 गो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किसका जी, संधि का। तो हम लोगों को संधि इम्पोर्टेंट है, तो इतना कर लीजिए। तो हम लोग संधि फिर से कर रहे हैं।